हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। आप सभी का कक्षा 12th जीव विज्ञान रिवीजन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप जितना टाइम दे सकते हैं अब रिवीजन को टाइम दें ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा हो सके। अब आपका पेपर अच्छा हो इसके लिए मैं मेरी ओर से भी प्रयास कर रहा हूँ। जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आप भी अपने लेवल पर अपने हिसाब से मैक्सिमम जितना टाइम आप स्टडी को दे सकते हैं उतना दीजिए। क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है। अब उसका जो रिजल्ट आने वाला है, अब पूरे साल में आपने जो पढ़ा है, लिखा है, सीखा है, समझा है, अब उसका इम्तिहान है। तो इसमें आप जितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर रहेगा। मैं एक बार पुनः आपके अच्छे रिजल्ट की भी आपको अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं बायो का जो 4th चैप्टर है, जनन स्वास्थ्य या मानव स्वास्थ्य। देखिए इसकी परिभाषा WHO के अकॉर्डिंग, चूँकि हम रिविजन कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट जो हमारा मुख्य बिंदु है, जो मुख्य पॉइंट है, उसी के ऊपर डायरेक्ट बात करेंगे। WHO ने इसकी परिभाषा क्या दी है? जनन के समस्त पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। WHO के अनुसार परिभाषा क्या है तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। जनन के समस्त पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य का अध्ययन। संपूर्ण स्वास्थ्य में देखो, ये मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, शारीरिक रूप से समस्त प्रकार का जो स्वास्थ्य है, इस सब को मिलाकर हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। भारत पहला ऐसा देश है जिसने जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने का या उसको लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का पहला ऐसा देश है भारत जिसने जनन स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। परिवार नियोजन के रूप में सर्वप्रथम 1951 के अंदर परिवार नियोजन करके कार्यक्रम चलाया, जिसे बाद में परिवार कल्याण के नाम से जाना गया और वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से जाना जाता है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो विभाग है, ये जनन से संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज है, जितनी भी सुविधाएं हैं, उसको हैंडल करने का या देखने का कार्य करता है। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये जनन से संबंधित लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, मतलब अलग अलग प्रकार के साधन और तरीके इस विभाग के द्वारा अपनाए जाते हैं ताकि लोग जनन के बारे में, जनन स्वास्थ्य के प्रति अधिक से अधिक जागरूक हो सके। इस दौरान यौन शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं विद्यालय के अंदर। जैसे आपके 12th के अंदर कंप्लीट जनन और जनन से संबंधित जितने भी चैप्टर है वो दे दिए गए हैं। जनन वाला जो पूरा मैटर है ये 11th में नहीं है, ओनली 12th के अंदर है। तो इससे क्या फायदा होगा? 11th के अंदर यदि ये डाल दें तो वो बच्चे उतने परिपक्व नहीं हैं, तो उनके लिए ये हाई डोज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। और आपके सिलेबस में डाल दिया, हालांकि अब आपकी एज भी ठीक है, इसके बाद में आप कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे तो उससे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यौन शिक्षा को बढ़ावा आपको पूरी तरह से जानकारी दे दी जाएगी, या यौन शिक्षा के तहत आपको सब चीज़ पढ़ाई जाएगी कि नर में नर जनन अंग है, मादा है तो मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग कैसे काम करते हैं, नर जनन अंग कैसे काम करते हैं, ये सब, इन सब अंगों की, इन सब विधियों की जो भी प्रोसेस है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी। तो फिर आप लाइफ के अंदर कहीं पर भी रास्ता भटकने वाले नहीं हैं। कई बार ज्ञान के अभाव में व्यक्ति रास्ता भटक जाता है और वो जिंदगी भर भटका हुआ ही रहता है। तो आपके साथ में ऐसा नहीं हो, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं हो, इसलिए इस विभाग के द्वारा आपको भी हर तरह से नॉलेज दे दिया जाता है, दे दिया गया है, और आपके 12th के सिलेबस में डालने का मुख्य रीजन ही यही है। इसके अलावा भ्रांतियों का निवारण, जनन से संबंधित कई भ्रांतियां हमारे यहाँ पर चलती है। जनन से संबंधित कुछ भी हो गया तो कि ये देवता की वजह से हो गया, ये उस वजह से हो गया, उस भोपे के पास जाओ, आज ही भोपेन लाओ, आज भी भोपेन लाओ, भी यूँ कर दियो। किसी का मान लो संतान नहीं है तो उसमें वो फिर पशु बलि के बारे में भी बातचीत करते हैं, धूप ध्यान करते हैं, अगरबत्ती करो, ये करो, वो करो। ये सब चीज़ें भ्रांतियाँ हैं, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है। तो हमें पूरी तरह से इनसे दूर रहना है। क्योंकि हमें पता है, हमें जनन के बारे में यदि संपूर्ण जानकारी होगी तो हम इसमें फंसने वाले नहीं हैं।
लेकिन हम देखते हैं हमारे सामाजिक परिवेश के अंदर कई पढ़े लिखे इंसान भी इन भोपों के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। विज्ञान के, जैसे विज्ञान के भी कोई अध्यापक है, उनको पता है कि विज्ञान कैसे काम करता है और ये पूरा सिस्टम या प्रकृति का संचालन कैसे होता है, बावजूद इसके वो लोग आज उस मंदिर गए, आज उस मंदिर गए, आज उस काली कम्बल वाले बाबा के पास गए, आज धूप ध्यान किया, आज हमारे जागरण है, आज ये है वो है, सब कुछ करते हैं जानकारी होते हुए भी। तो आप भविष्य के अंदर आपके साथ ऐसा नहीं हो, आप ऐसा नहीं करो, इसके लिए आपको हर तरह की जो भ्रांति है उसके बारे में भी आपको जागरूक कर दिया जाता है, ताकि आपके दिमाग के अंदर ऐसा कोई फालतू की बातें नहीं रहे, फालतू फितूर उसमें नहीं रहे। जनन स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना, जनन से संबंधित अनुसंधान जो भी है बढ़ावा देना, मतलब इसके लिए जनन से रिलेटेड कोई यदि किसी फैमिली को, किसी परिवार को संतान की आवश्यकता है तो उसको अनुसंधान के माध्यम से बताया जाता है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करिए ताकि आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। और कई ऐसे हैं जिनमें संतान बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप इन स्टेप को फॉलो करिए ताकि आपके सामने ऐसी समस्या नहीं रहेगी। हम पढ़ेंगे बाद में गर्भ निरोधक के बारे में। तो इसके लिए देखो, गर्भ निरोधक के बारे में एक सहेली नामक टैबलेट है, CDRI लखनऊ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कई बार परीक्षा में सवाल भी बनाए। CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इस टैबलेट का, इस गोली का निर्माण किया गया है, जो कि हफ्ते में एक बार ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। और इस डिपार्टमेंट का काम है जनसंख्या को कम कैसे किया जाए, जनसंख्या को कम कैसे किया जाए, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना, जागरूकता फैलाना, प्रचार प्रसार करना, ताकि जनसंख्या विस्फोट के ऊपर रोक लग सके। अब जनसंख्या विस्फोट किसे कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट का मतलब है कम समय में जनसंख्या का अचानक बढ़ जाना, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब देखो जनसंख्या कैसे बढ़ी। यदि हम विश्व की बात करते हैं तो सन 1900 के अंदर विश्व की जनसंख्या थी 2 अरब और यह सन 2000 के अंदर हो गई 6 अरब, मतलब 3 गुना हो गई। 10 साल के अंदर कितनी हो गई? 3 गुना। सन 1900 के अंदर 2 अरब थी और सन 2000 के अंदर 6 अरब हो गई, मतलब 100 वर्षों के अंदर 3 गुना हो गई। भारत की बात करते हैं तो भारत में 1947 में जनसंख्या थी 35 करोड़। जब भारत आज़ाद हुआ जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़। उसके बाद हम आज़ाद हो गए तो फिर हमने हमारे हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, तो लगभग 50 वर्ष के बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो गई? 1 अरब, लगभग 3 गुना हो गई। और उसके 10 साल बाद 2011 के अंदर हमारी जनसंख्या कितनी हो गई? 121 करोड़। और उसके बाद में 2021 के अंदर जनगणना करनी थी, लेकिन कोरोना ने जनगणना करने नहीं दी, ऐसे आड़ गया, अब गिनना ही छोड़ दिया। वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो लगभग हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास होगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं, या पुरानी जो ये जनसंख्या है इसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो पूरे विश्व के अंदर हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है, 5 अन्य सभी देशों के मिलाकर 6ठा आदमी भारतीय है। इसी को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना गया। अब इसका कारण क्या है? इसका रीजन है कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो अच्छा है, लोग बीमार पड़ते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, सबका इलाज है वो अच्छा है, सभी को जनन से संबंधित अच्छी सुविधाएं प्राप्त है। इस वजह से मृत्यु दर कम हो गई, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ये भी कम हो गई और जनन आयु वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। जनसंख्या विस्फोट का बहुत ही बड़ा कारण है जनन आयु वाले लोगों की संख्या का बढ़ना। ऐसे लोग जो जनन कर सकते हैं उन लोगों की संख्या अधिक है और वो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। अब रोकने के उपाय, रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक कर सकते हैं, लोगों को गर्भ निरोधक साधनों के बारे में बता सकते हैं और उनको फ्री में ये साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। और एजुकेशन को हम अधिक से अधिक बढ़ावा देकर, विद्यालयों के अंदर यौन शिक्षा को बढ़ावा देकर हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। उपाय के अंदर हम 2 हमारे 2 लोगों को समझाते हैं कि हम 2 पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है तो हम कह रहे हैं हम 2 हमारे 1। क्यों? क्योंकि जमीन वही है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो तो हमारे पास सीमित मात्रा में है। इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आगे आने वाले टाइम में बच्चों को खिलाएंगे क्या? भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमने नारा दिया हम 2 हमारे 1। वर्तमान में कहते हैं हम 2 हमारे 1।
ऐसे ही बोलते हैं, एक नारा और है, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। तो ये सब चीजें आपको जागरूक करने के लिए है। विवाह योग्य आयु का निर्धारण कर दिया गया है। विवाह की आयु लड़का है तो 21 वर्ष, लड़की है तो 18 वर्ष। इससे कम यदि शादी की जाती है तो उसको बाल विवाह की श्रेणी में माना जाता है। इससे कम शादी के ऊपर पूर्णतया सरकार की ओर से प्रतिबंध है। बाल विवाह के लिए अलग से कानून बना हुआ है, बाल विवाह नहीं करना है। लेकिन अपने यहाँ पर लोग आखा तीज के मौके पर, आखा तीज पर ऐसे धूमधाम खुले में है वो बाल विवाह करते हैं, बिल्कुल गलत है। कई उदाहरण आपके सामने हैं कि आपने बाल विवाह किया, बाल विवाह करने के बाद में मतलब छोटों की शादी कर दी, छोटों की शादी कर दी, उसके बाद में या तो लड़के की मृत्यु हो गई या लड़की की मृत्यु हो गई, तो फिर वो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और यदि लड़की ने पढ़ाई की, गवर्नमेंट जॉब लगी, लड़का गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, या फिर लड़का जॉब लग गया लड़की नहीं लगी, तो पसंद नापसंद वाली भी कई बातें आती है। तो ये दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को फिलहाल समझते नहीं हैं। और हमारे सामने जब ये घटना होती है तब हम पछताते हैं कि ऐसा नहीं करते तो ठीक रहता, वैसा नहीं करते तो ठीक रहता, लेकिन बाद में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से यही, मैं आप सभी को संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी कंडीशन में आप बाल विवाह नहीं करें। बाल विवाह जब भी हुआ है, जिसने भी किया है, उसका रिजल्ट उन सबको मिला है। मैक्सिमम हम देखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जब शादी करते हैं उनको पता ही नहीं शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है उनको पता ही नहीं है, और हम क्या करते हैं, उनको जोड़ा बना के छोड़ देते हैं। फिर जिंदगी भर वो उस दंश को झेलते हैं और माता पिता के लिए भी वो परेशानी का कारण बनते हैं। कदापि ऐसा नहीं करें। बाल विवाह के ऊपर सरकार की तरफ से प्रतिबंध है, तो हमें भी सरकार के जितने भी नियम हैं उन सब नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जितने भी सरकार की तरफ से नियम बने हैं वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, सब नियम हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि नियम कानून कायदे सब विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर बनते हैं। और संसद के अंदर जब बनते हैं तो अलग अलग क्षेत्र वाइज जो MP MLA है वो मिलकर बैठकर बात करते हैं, उसके बाद में कानून पास होता है। तो हम सब की भलाई के लिए वो कानून बने होते हैं, तो बिल्कुल हमें जो ऐसे कानून है इनको मानना चाहिए। जैसे एक मृत्यु भोज के बारे में बात करते हैं, उसके लिए भी कानून बना हुआ है, तो हमें उसको अच्छी तरीके से मानना चाहिए। कई लोग उसका खुला उल्लंघन करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं है। करोगे तो 4-5 लाख रुपए का नुकसान होगा, फायदा उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अब ये जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का उपयोग किया जाना चाहिए। गर्भ निरोधक क्या करेंगे भाई? देखिए, लड़के लड़की की शादी हो गई है तो स्वाभाविक है कि उनके बीच में मैथुन क्रिया तो होगी। अब उसमें 1 या 2 बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद में कोई ये क्रिया रुकने वाली नहीं है। क्रिया तो नहीं रुकेगी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाने के लिए हमें ऐसे साधन काम में लेने हैं ताकि जनसंख्या नहीं बढ़े, जनसंख्या है वो अप्रभावित रहे। तो ऐसे साधनों का हमें उपयोग करना चाहिए। तो आदर्श गर्भ निरोधक किसे कहेंगे? परीक्षा का बहुत ही अच्छा सवाल है। आदर्श का मतलब आइडियल गर्भ निरोधक किसे कहेंगे? ऐसा साधन जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, इफेक्टिव हो, प्रभावी हो, सस्ता हो, और हो सकता है वो फ्री में भी मिल जाए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, और इसके अलावा जनन से संबंधित किसी भी प्रकार की वो परेशानी हमारे सामने खड़ी नहीं करे। जैसे जो सेक्स करने की इच्छा है वो प्रभावित नहीं हो, या जो प्रेरणा है, उत्तेजनशीलता है वो कम नहीं हो, और मैथुन क्रिया के अंदर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। और ऐसा भी होना चाहिए जो हम कह सकते हैं कि जितने भी साधन हैं, इन साधनों का जो प्रभावी उपयोग हो, प्रभावी उपयोग होगा तो वो कभी फेल होने वाले नहीं हो। और गर्भ निरोधक का उपयोग यदि हम करते हैं तो पूरी तरह से हम जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगा सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों के बारे में बात करते हैं तो 5-6 प्रकार के गर्भ निरोधक अपने सिलेबस के अंदर है, हमें एक एक के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। कुछ गर्भ निरोधक है जो प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक गर्भ निरोधक है। जैसे उसमें 2-3 प्रकार की विधि है। जनन के दौरान, सेक्स के दौरान जब वीर्य सेचन की क्रिया होती है, उस समय वीर्य सेचन मादा के जनन भाग के अंदर नहीं करके बाहर किया जाएगा, तो ये प्राकृतिक में आ जाएगा। रोधक के अंदर विभिन्न प्रकार के कंडोम आदि को काम में लेकर, IUD का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज है, मादा के गर्भाशय के अंदर ऐसी कुछ डिवाइसेज लगा दिए जाते हैं ताकि मादा है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सके। मुखी है, मुख के द्वारा कई ऐसी टैबलेट ली जाती है, उदाहरण के लिए सहेली है, माला डी है। ये मुख के मार्ग से, इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का संयोजन होता है
जिससे क्या होगा, गर्भ नहीं ठहरता है। टीके के द्वारा, ये आपातकालीन गर्भ निरोधक है। मान लो किसी महिला के साथ बलात्कार हो गया तो उसमें गर्भ नहीं ठहरे, उसको रोकने के लिए हम आपातकालीन ऐसे गर्भ निरोधकों को काम में लेते हैं, जिसका उपयोग टीके के द्वारा किया जाता है। और ये सब करने के बाद में अंत में आता है शल्य क्रिया के द्वारा। शल्य क्रिया के द्वारा मतलब ऑपरेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, नर और मादा के अंदर ऑपरेशन करके, जिसको हम कहते हैं नसबंदी, पुरुषों के अंदर पुरुष नसबंदी, महिलाओं के अंदर महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन करके हम स्थायी रूप से इसका इलाज कर देते हैं। तो ये सब जो गर्भ निरोधक है, इसके बारे में हम जस्ट अभी बात करने वाले हैं। बात करते हैं गर्भ निरोधक साधनों के बारे में। गर्भ निरोधक का मतलब है ऐसे साधन और ऐसे कारक जो गर्भ का निरोध करे, गर्भ ठहरने से रोके। तो देखो, सबसे पहले प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जैसे अंडोत्सर्ग हुआ, प्राकृतिक रूप से जैसे शुक्राणु गए, इन दोनों को मिलने से रोकना। शुक्राणु और अंडाणु को प्राकृतिक रूप से मिलने से रोकने के लिए जो विधियां हैं उसको हम कहते हैं प्राकृतिक विधि। अब ये 3 प्रकार की होती है। आवधिक संयम, आवधिक संयम दूसरी विधि है। बाह्य स्खलन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाड़मेर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा भी गया था। स्तनपान अनार्तव तीसरी विधि है, स्तनपान अनार्तव। तीनों विधि में देख लो। आवधिक संयम, आवधिक संयम का मतलब है संयम बरतना। इच्छा होने के बावजूद भी आपको पता है कि यदि हम आज महिला के साथ संभोग करेंगे तो निषेचन हो सकता है, उस दिन सेक्स नहीं किया जाए, संभोग नहीं किया जाए। तो वो दिन कौन सा है, आर्तव चक्र के 10वें से 17वें दिन। आर्तव चक्र मतलब मासिक धर्म, महिला के अंदर जो मासिक धर्म हुआ है उसके 10वें से लेकर 17वें दिन तक निषेचन की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए आप इस अवधि के दौरान संयम बरतें, सेक्स नहीं करें, संभोग की क्रिया नहीं करें। तो संभोग न करें तो गर्भ नहीं ठहरेगा या निषेचन की क्रिया नहीं होगी। दूसरा है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन में देखो, संभोग के दौरान जो अंतिम परिणति वीर्य सेचन होता है, संभोग के दौरान जो वीर्य सेचन की क्रिया होती है उस समय शिशन को मादा जनन अंग से बाहर निकाल कर, या हम ऐसे कह सकते हैं योनि से बाहर वीर्य का स्खलन करना, इसको कहते हैं बाह्य स्खलन। स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव, स्तनपान के दौरान जब एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है या प्रसव की जब क्रिया हुई है, उसके बाद 4 से 6 महीने तक उस महिला के अंदर मासिक धर्म बंद रहता है। मतलब आर्तव चक्र उसमें बंद रहता है, मासिक धर्म बंद रहता है, माहवारी नहीं आती है। उस समय उस महिला के अंदर अंडोत्सर्ग भी नहीं होता है। जब अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा तो गर्भ ठहरने के कोई चांसेज नहीं है। तो इस अवधि के दौरान यदि संभोग किया जाता है तो गर्भ नहीं ठहरता है। इसमें संभोग के दौरान यदि वीर्य को बाहर स्खलित किया जाता है तो भी गर्भ नहीं ठहरता है। इस अवधि के दौरान यदि हम संयम बरतें तो भी गर्भ नहीं ठहरता है। ये तीनों विधियां हैं वो प्राकृतिक विधियां कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। या प्राकृतिक विधियां कौन सी है, नाम लिखिए तो नाम लिखने हैं, या 3 में से एक कोई विधि दे दी इसको समझाइए, तो आपको इस तरह से समझाना है। हमने इससे पहले जब डीपली पार्ट को पढ़ा था उस समय हमने ये विधियां बिल्कुल डिटेल से पढ़ी थी। अभी हम बिल्कुल मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। ये विधि क्या है, तीनों विधियां एक साथ हो गई। अब है रोधक उपाय। रोधक का मतलब है उधर से अंडोत्सर्ग हुआ, अंडाणु आ रहा है, इधर से शुक्राणु जा रहे हैं, दोनों को मिलने से रोकने के लिए बीच में निरोध, बीच में ऐसा कोई रोधक उपाय काम में लिया जाए तो इसको हम कहते हैं रोधक उपाय। सामान्यतः रोधक उपाय जो रोध के लिए काम में लिया जाता है उसको हम कहते हैं कंडोम। क्या कहते हैं, कंडोम। कंडोम सामान्य जो कंडोम होता है जिसको हम निरोध कहते हैं, ये पुरुष में भी होता है, महिलाओं का भी होता है। महिला कंडोम भी होता है और पुरुष कंडोम भी होता है। एक बार उपयोग करने के बाद इसको फेंक दिया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी नर ने महिला के साथ में सेक्स क्रिया की है तो उसमें जो क्या कहते हैं गुप्त चीज़ें रहती है, तो एक बार उपयोग करके इसको फेंक दिया जाता है। दूसरे आते हैं रबड़ से बने रोधक उपाय होते हैं, इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसमें आता है डायफ्राम, वाल्ट और गर्भाशय ग्रीवा टोपी, इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। रबड़ से बने हुए गर्भ निरोधक उपाय होते हैं। नंबर 3 आते हैं आईयूडी। आईयूडी की फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, अंत गर्भाशयी युक्तियां। पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया, आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है। तो
तो अंग्रेजी में याद रखना इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, अंतःगर्भाशयी युक्तियां। अब ये कई प्रकार की होती है, जैसे ये लिखा है औषधि रहित, तो औषधि रहित जो आईयूडी है उसका नाम है लिपेस लूप। क्या नाम है? लिपेस लूप। दूसरा है तांबा मोचक, तांबा मोचक जो आईयूडी है उसका नाम है CUT CU7 मल्टीलोड 375। ये क्या करेंगे? तांबे कॉपर के आयनों को डिस्चार्ज करते हैं या मोचित करते हैं। तो यहाँ पर Cu2+ आयन है वो गर्भाशय के अंदर रहेंगे, जिससे शुक्राणु जब सेक्स क्रिया के द्वारा शुक्राणु जब गर्भाशय में आते हैं तब ये शुक्राणु यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं या शुक्राणुओं के भक्षण की क्रिया यहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे गर्भ नहीं ठहरता। थर्ड आते हैं हार्मोन मोचक। ये ऐसे रोधक उपाय है, ये ऐसे आईयूडी है जिससे हार्मोन्स का स्त्रवण होता है और हार्मोन्स के स्त्रवण के कारण अंतरोपण या रोपण की क्रिया होती है वो फेल हो जाती है। निषेचन होने के बाद में भी रोपण की क्रिया गर्भाशय में नहीं हो पाती है, जिससे बच्चे का विकास नहीं होता है। उदाहरण है प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। तो ये प्राकृतिक विधियां हो गई 3, रोधक उपाय हो गए 2 प्रकार के, कंडोम निरोध, दूसरे रबड़ से बने उपाय, अंतःगर्भाशयी युक्तियां आईयूडी, ये औषधि रहित है, तांबा मोचक है और हार्मोन मोचक होती है। देखिए रासायनिक गर्भ निरोधक के बारे में बात करें तो इसमें आती है गोलियां, पिल्स या टैबलेट, मुंह के द्वारा ग्रहण की जाती है, इसलिए इसको मुखीय निरोधक कहा जाता है। टैबलेट देखिए सहेली जो कि वीकली ली जाती है, CDRI लखनऊ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। माला डी का मतलब डेली, यह डेली ली जाती है। जब मासिक दर महिला में आता है तो पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक यह रेगुलर ली जाती है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन या टीके के द्वारा या अंतरोप त्वचा के नीचे। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इनके संयोजन के टीके बनाकर दिए जाते हैं। ये आपातकाल के दौरान, मान लो किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, उसमें गर्भ नहीं ठहरे तो बलात्कार हुआ है, उसके बाद 72 आवर्स के अंदर ये टीका लगाया जाता है या इंजेक्शन के द्वारा हार्मोन अंदर प्रवेश करवाए जाते हैं। अंत में आता है ऑपरेशन के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा। अब यहाँ पर परमानेंट रूप से, परमानेंटली महिला हो या पुरुष, इनमें नसबंदी कर दी जाती है। इनमें ऑपरेशन करके द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा जो गर्भ है नहीं ठहरे इसके लिए परमानेंट इलाज कर दिया जाता है। महिला के अंदर महिला नसबंदी कहलाता है, पुरुष के अंदर पुरुष नसबंदी कहते हैं। इंग्लिश में इसको पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी बोलते हैं और महिला के अंदर ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। महिला के अंदर क्या होता है? महिलाओं के अंदर जो अंडवाहिनी होती है, दोनों ओर से जो अंडवाहिनी आते हैं, अंडवाहिनी को अंडवाहिनी कहा जाता है, इसको डिंब वाहिनी कहा जाता है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो महिलाओं के अंदर ये जो ट्यूब होती है इसको बीच में से काट दिया जाता है, काट कर कुछ भाग अलग कर दिया जाता है या फिर काट कर बांध दिया जाता है। ट्यूब को बांधा जाता है इसलिए इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसमें पुरुषों के अंदर जो शुक्रवाहिका है, जो शुक्रवाहिका जो शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती है, उसको काट कर एक छोटा टुकड़ा अलग कर दिया जाता है या काट कर उसको बांध दिया जाता है। इसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। या शुक्रवाहिका को काटा जाता है इसलिए इसे शुक्रवाहक उच्छेदन कहा जाता है। इसमें नलिका को काटा जाता है, नलिका उच्छेदन कहा जाता है। अब इसमें होगा क्या? जैसे एक पुरुष है जिसके वैसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी कर रखी है, वो किसी महिला के साथ में क्रिया करेगा तो महिला के अंदर अंडोत्सर्ग हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इधर से या नर की तरफ से जब संभोग क्रिया की जाएगी, लेकिन शुक्राणु मादा के जनन भाग में नहीं छोड़े जाएंगे। क्यों नहीं छोड़े जाएंगे? क्योंकि जो शुक्रवाहिका जहाँ से शुक्राणु आते हैं उसको बीच में से काट दिया गया है, तो शुक्राणु मादा के जनन पथ में नहीं जाते हैं। दूसरा महिला नसबंदी है तो उसमें क्या होता है? महिला नसबंदी के अंदर एक ऐसा पुरुष जिसमें नसबंदी का ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो पुरुष महिला के साथ संभोग क्रिया करता है, शुक्राणुओं का त्याग भी करता है, लेकिन उस महिला के अंदर अंडोत्सर्ग के बाद जो अंडाणु है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाता है, आदि तक आएगा और बाद में उसको काट दिया गया तो अंडाणु निषेचन वाली जगह नहीं आएगा।
अंडाणु नहीं होने के कारण शुक्राणु भले ही वहां पर मौजूद हो, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो गर्भ नहीं ठहरेगा। अब जितने भी हमने गर्भ निरोधक साधनों के बारे में बात की है तो इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। कई प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं। सबसे पहले जैसे मितली का मतलब है जी घबराना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना नहीं लेकिन उल्टी की तरह लगना, उदरीय पीड़ा, पेट में दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म, जो माहवारी है, जो मासिक धर्म है वो अनियमित हो जाना, 28 दिन की जगह 25 दिन या फिर 28 की जगह 35 दिन का हो जाना, इरेगुलर हो जाना। और स्तन कैंसर, लंबे समय तक यदि हम गर्भ निरोधक साधनों को उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, तो स्तन कैंसर या गर्भाशय कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो के अंदर जो जनन स्वास्थ्य है, जनन के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास किया। फिर जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात हुई और जनसंख्या विस्फोट को रोकने का जो प्रभावी उपाय है वो है गर्भ निरोधक साधन। विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक साधनों के बारे में हमने इसको रिवीजन या रिवाइज करने का प्रयास किया। आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ से या बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसको बिल्कुल सही या करेक्ट लिखोगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए रिवीजन बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।